सो वेलकम टू द हिस्ट्री क्लास। स्टार्ट करने से पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द मिथ्स रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट सो दैट जब आप पढ़ना स्टार्ट करो आपके दिमाग में क्लैरिटी हो विद रिस्पेक्ट टू दिस सब्जेक्ट। तो सबसे पहला मिथ जो होता है हिस्ट्री को लेके वो क्या है, अ लॉट ऑफ डेट्स टू रिमेंबर। उसके बाद दूसरा मिथ क्या है, अ लॉट ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, है ना। बहुत ज़्यादा फैक्ट्स याद करने हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करनी है, काफ़ी बहुत बड़ा सिलेबस है इसका। तीसरा मिथ, अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू रिमेंबर। ठीक है, ये तीन मुझे लगता है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तीन बेसिक मिथ्स क्या हैं, यही तीन है। बहुत ज़्यादा डेट्स हैं, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं और बहुत डिफिकल्ट है याद रखने के लिए। ठीक है, सो इन्हीं तीन मिथ्स को सबसे पहले ब्रेक करते हैं। पहला मिथ आपका लॉट ऑफ डेट्स टू रिमेंबर। सो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हमें इसमें डेट्स बिल्कुल याद नहीं रखनी है। सो वी डू नॉट हैव टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ डेट्स, बहुत ज़्यादा डेट्स याद नहीं रखनी है। व्हाट वी आर गोइंग टू रिमेंबर इज मार्कर डेट्स। अब ये मार्कर डेट्स क्या होती है, जब हम एंशिएंट पीरियड से स्टार्ट करेंगे हम बहुत बड़े बड़े एरियाज का टाइम पीरियड याद रखेंगे। हम स्पेसिफिक डेट याद नहीं रखेंगे, हम टाइम पीरियड याद रखेंगे। फॉर एग्जांपल ओल्ड स्टोन एज 5 लाख BC से 50,000 BC, ये मुझे लगता है ह्यूमनली पॉसिबल है याद रखना। हम टाइम पीरियड्स को याद रखेंगे इनिशियल फेजेस में और उसके बाद हम स्पेसिफिक, ये मार्कर डेट्स क्या है, स्पेसिफिक इवेंट्स। स्पेसिफिक इवेंट्स या लैंडमार्क इवेंट्स, स्पेसिफिक इवेंट्स या लैंडमार्क इवेंट्स की डेट्स हमने याद रखनी है। हमने हर एक डेट याद नहीं रखनी है, हमने मिला जुला के टोटल हिस्ट्री में 30-40 डेट्स टोटल याद रखनी है। उतना मुझे लगता है विद मल्टीपल रिविजन्स व्हेन यू विल डू उतनी याद रह सकती हैं। बाकी डेट्स हम पढ़ेंगे, बहुत सारी डेट्स लिखेंगे भी, बहुत सारी डेट्स, वो किस चीज़ के लिए होगी, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रेफरेंस, ताकि आपको ये समझ आए, ये याद रहे कि हम कौन से पीरियड में बात कर रहे हैं, हम किस सेंचुरी की बात कर रहे हैं, हम हिस्ट्री के कौन से पोर्शन में, हम एंशिएंट में हैं, मिडिवल में हैं, मॉडर्न में हैं, कौन से पोर्शन में है। सिर्फ रेफरेंस के लिए हम डेट्स यूज़ करेंगे, याद रखने के लिए हमारे पास बहुत कम डेट्स हैं जो याद रखनी है। और कौन सी डेट्स, स्पेसिफिक इवेंट से। अब जब आप स्पेसिफिक इवेंट की डेट याद रखते हो उससे आप क्या कर सकते हो, उससे आप अपना आंसर डिराइव कर सकते हो प्रीलिम्स में। किस तरह से, अगर डेट के पहले तो यूपीएससी में एग्जैक्टली डेट्स पे सवाल नहीं आते, इन केस आ भी जाता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का इतना आपके पास खजाना होगा कि आप उसको एनालाइज करके टाइम पीरियड के हिसाब से निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बाबर फॉट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। ठीक है, अब ये एक मार्कर डेट है। क्यों है मार्कर डेट, बिकॉज ये एक स्पेसिफिक इवेंट है, यहाँ से इस्टेब्लिश होती है आपकी मुगल एम्पायर। ये डेट याद रखेंगे हम। या दूसरी, अलेक्जेंडर केम टू इंडिया 326 BC। ठीक है, ये मार्कर डेट है। क्यों, ये एक स्पेसिफिक लैंडमार्क इवेंट है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अलेक्जेंडर की 326 BC से हम एंशिएंट हिस्ट्री का काफ़ी सारा पोर्शन जो है टाइम पीरियड उसका एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अशोका रूल्ड इन 485 BC, ये आंसर सही है या नहीं। अब आपको एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, आपने कभी उसका एनालिसिस नहीं किया, लेकिन आपको दो चीज़ें पता है, वन अलेक्जेंडर केम इन 326 BC और सेकंड आपको ये पता है अशोका से पहले अलेक्जेंडर आया है। तो उस बेसिस पे आप एकदम से कह सकते हो ये डेट गलत लिखी हुई है अशोका के रूल के लिए। ठीक है, आपको अशोका के रूल की डेट नहीं पता थी, आपको अलेक्जेंडर की डेट पता थी। उससे आपने आंसर किस तरह से निकाला, बाय डिराइविंग इट फ्रॉम अ लैंडमार्क इवेंट। सो लैंडमार्क इवेंट, उसकी डेट और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आपके पास होगी, ये दोनों आप जब मिलाओगे एग्जामिनेशन में, यू कैन क्रैक एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेट्स। फॉर एग्जाम्पल एक मुगल किंग है मोहम्मद शाह, जिसका नाम था, आगे उसको लोग
फेमसली रंगीला कहते थे, उसका टाइम पीरियड है, ठीक है, अराउंड 1748 तक उसने रूल किया हुआ है। इतना आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ये और पता होगी कि उसके टाइम पे नादिर शाह ने इंडिया का इन्वेजन किया था, ठीक है। इस सिंपल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से आप निकाल सकते हो एनी क्वेश्चन विच वुड हैव अ डेट रिगार्डिंग द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको ये चीज़ें समझ आती जाएंगी। जो डेट्स याद रखनी है आई विल टेल यू कौन कौन सी डेट्स हैं जो याद रखनी है, उसका रट्टा लगाना पड़ेगा। उसको कैसे रट्टा लगाओगे वो आप पे डिपेंड करता है। सो पहला मिथ यहीं पे ब्रेक करते हैं कि बहुत सारी डेट्स याद नहीं रखनी है। वी नीड कंसेप्ट, वी डू नॉट नीड डेट्स। हमें कंसेप्ट, हमें बैकग्राउंड स्टोरीज पता होंगी, डेट्स आराम से क्रैक की जा सकती हैं, ठीक है। सो पहली चीज़ याद रखना, हमें डेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मिथ क्या था हमारा? लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। अब नो डाउट इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है इस सब्जेक्ट में, ठीक है, लेकिन उसको हम हैफिजर्डली अगर पढ़ेंगे तो वो तो कभी भी पॉसिबल नहीं है याद रखना। हम उसको क्या करते हैं, हम उसको देखते हैं इन टर्म्स ऑफ चेन इवेंट्स। एंड स्टोरीज वो कहानियों वाली स्टोरियां नहीं, राजा महाराजा वाली, प्रॉपर इवेंट्स की बात कर रहा हूं जो हम एक चेन की तरह पढ़ते हैं। दिस इवेंट लेड टू दिस इवेंट, दिस इवेंट लेड टू दिस इवेंट। दिल्ली सल्तनत वॉज डिक्लाइनिंग, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि बाबर ने इंडिया की तरफ इन्वेड करने का सोचा। ये एक चेन इवेंट है। अगर दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन नहीं हो रही होती, मुगल्स का राइज इंडिया में शायद नहीं होता। सो इट इज कनेक्टिंग टू फेजेस थ्रू अ चेन। आप एक इवेंट को दूसरे इवेंट से जोड़ रहे हो और उससे आपको समझ आ रहा है उस पूरे पीरियड का एनालिसिस कि आपने किस तरह से वो इवेंट पढ़ना है। अगर हम जाएंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल्स पे, आपको एग्जैक्टली पहले पता होगा कि दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन कर रही थी। फिर दूसरा इवेंट आपको पता होगा बाबर का ओरिजिन क्या था। ये दो इवेंट हैं, आपने जोड़े, आपका आंसर अबाउट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल्स आराम से बन जाएगा। सो इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन ऑन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल्स इन इंडिया, जैसे अभी हम कर रहे थे, इसकी दो बैकग्राउंड स्टोरीज हैं। वन, डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन इंडिया एंड बाबर लूजिंग हिज स्मॉल किंगडम्स इन उज़्बेकिस्तान। ये दो इवेंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम पूरा एनालिसिस कर सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल्स इन इंडिया। दो इवेंट पढ़े हमने, हम ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। दूसरा, चेन इवेंट्स क्या है? हर पोर्शन अगले पोर्शन से भी कनेक्टेड है और उसका कुछ बैकग्राउंड पिछले वाले पोर्शन में है। फॉर एग्जाम्पल, हम वैदिक पीरियड देखते हैं। वैदिक पीरियड के स्टार्ट में हम एक फेज देखते हैं ऋग्वैदिक पीरियड, एक फेज देखते हैं हम लेटर वैदिक पीरियड, उसके बाद हम देखते हैं प्री मौर्यन पीरियड। इन तीन पीरियड्स को हम जोड़ सकते हैं मल्टीपल तरीकों से। हम जोड़ सकते हैं इसको लैंग्वेज के हिसाब से, किस तरह से संस्कृत डेवलप हो रही है। हम जोड़ सकते हैं इसको इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, किस तरह से, आई लेट यू नो। ऋग्वैदिक पीरियड, अगर उस टाइम की इकोनॉमी देखें, पेस्टोरल एग्रीकल्चर वाज द मेन इकोनॉमी, ठीक है, यानी वो लोग पेस्टोरल हैं और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन उनका एग्रीकल्चर है। दिस इज हैपनिंग इन ऋग्वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में हम देखेंगे दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम पेस्टोरलिज्म टू मेन एग्रीकल्चर, ठीक है। प्री मौर्यन पीरियड में हम जाएंगे, हम देखते हैं सरप्लस एग्रीकल्चर, यानी अब एग्रीकल्चर डेवलप ही नहीं हुआ है, सरप्लस है। जब एग्रीकल्चर का सरप्लस है तो आप देखोगे रूरल एरियाज के साथ साथ टाउन्स इस्टेब्लिश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब कुछ लोग कुछ और एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, बिकॉज एग्रीकल्चर अब सरप्लस में है। 100 आदमी है तो अनाज 200 आदमियों का प्रोड्यूस हो चुका है। सो इस तरह से क्या हुआ है, फ्रॉम ऋग्वैदिक रूरल सेटलमेंट्स टू प्री मौर्यन टाउन्स, हमने एक चेन बनाई। चेन किसकी? पेस्टोरलिज्म, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सरप्लस। इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे, हमें ये इंफॉर्मेशन का ओवरलोड ब्रेक कर सकते हैं हम, ये हमें बहुत कम लगेगी, ठीक है। उसके साथ साथ हमें तीसरी चीज़ क्या करनी है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, तीसरा मिथ आपका, डिफिकल्ट टू रिमेंबर। उसका क्या एनालिसिस है? हमने हर पोर्शन में सब कुछ नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि जो भी पोर्शन पढ़ेंगे उसमें वी नीड टू टच ईच एंड एवरीथिंग।
वी हैव स्पेसिफिक थिंग्स टू रीड। हर एरिया में, हर एम्पायर में, हर किंगडम की जब भी हम बात करेंगे हम उसके बारे में बहुत स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ेंगे। स्पेसिफिक चीज़ें क्या है? सबसे पहले हम कोई भी किंगडम पढ़ें, कोई भी पीरियड पढ़ें, सबसे पहली चीज़ हम क्या पढ़ेंगे? वहाँ की पॉलिटी। सबसे पहली चीज़ पॉलिटी पढ़ेंगे। किसने इस्टाब्लिश किया, किस किंगडम का नाम क्या है, किसने इस्टाब्लिश किया, किस तरह से इस्टाब्लिश किया, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या थी? क्या ये लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे? क्या ये ट्रेड कर रहे थे? फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स। उसके बाद ऋग्वेद हम देखते हैं, ऋग्वेदिक पीरियड पेस्टोरलिज्म, प्री मौर्यन पीरियड एग्रीकल्चर सरप्लस, ये है उनकी इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखना है? सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी का कंसेप्ट क्या है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, और सोसाइटी में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है? रिलीजन, ठीक है, स्टेटस ऑफ विमेन, रिलीजन एंड स्टेटस ऑफ विमेन, ये हमें हर एरिया में, हर किंगडम में, हर एम्पायर का सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन बताएगा। उसके साथ साथ और क्या पढ़ना है हमने? करेंसी या कॉइन्स। करेंसी क्या थी, क्या करेंसी यूज होती थी, क्या बार्टर सिस्टम था, क्या कॉइन्स यूज हो रहे थे, किस तरह के कॉइन्स यूज हो रहे थे, ये चीज हमें उसके बारे में पढ़नी है। और उसके बाद डिक्लाइन, या डिक्लाइन से पहले आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये जो हमें हेल्प करेगा कहाँ पे? कल्चर एंड हेरिटेज वाले पोर्शन में, आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज वाले पोर्शन में भी। और फाइनली आपका डिक्लाइन। कितने पोर्शंस हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 चीज़ें हमने हर किंगडम की पढ़नी है। उसके अलावा हमें वहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इस तरह से पढ़ोगे टॉपिक वाइज, याद रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। रैंडमली पढ़ोगे, इधर का सपोज ये क्वेश्चन पीरियड है, उसके बाद हम गुप्ता पीरियड देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस करेंसी और कॉइन्स वाले पार्ट को हम देख रहे हैं, वी कैन ईजिली कनेक्ट बोथ दीज थिंग्स, कि यहाँ पे कॉइन्स कितने थे, उसके बाद यहाँ पे कितने थे, ठीक है। ये कनेक्ट जब तक हम नहीं करेंगे हमें समझ नहीं आएगा, बिकॉज हमको एक चेन ऑफ इवेंट्स पढ़नी है, एक सिंगुलर इवेंट पढ़ना नहीं है। अगर सिंगुलर इवेंट पढ़ेंगे उससे क्या होगा? द नेक्स्ट सिंगुलर इवेंट दैट यू आर गोइंग टू रीड, आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे, वो भूल जाएगा। भूल जाना इसमें लाजमी है, बिकॉज बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जब तक आप इसको इस चेन बना के नहीं पढ़ोगे तब तक समझ नहीं आएगा। बिकॉज व्हेन यू सिट इन द मेंस एग्जामिनेशन, वहाँ एक सिंगल इवेंट पे भी सवाल आ सकता है, वहाँ मल्टीपल इवेंट्स पे भी सवाल आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल आया था पिछले एग्जामिनेशन में अबाउट द डिक्लाइन ऑफ कॉइनेज सिस्टम आफ्टर द गुप्ताज। अब ये अगर आपने खाली पढ़ा होगा गुप्ताज का कॉइनेज सिस्टम और फिर अलग से पढ़ा होगा पोस्ट गुप्ता में कॉइनेज सिस्टम, विदाउट कनेक्टिंग बोथ द थिंग्स, आप ये आंसर अटेम्प्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आपको पता ही नहीं है इसका कनेक्शन क्या है। आप अगर इसको चेन ऑफ इवेंट्स की तरह पढ़ोगे कि यहाँ पे कॉइनेज सिस्टम था, फिर वो डिक्लाइन क्यों हुआ, डिक्लाइन होके किस पॉइंट पे पहुंचा, तब जाके आपको समझ आएगा इस आंसर में लिखना क्या है, ठीक है। प्रीलिम्स तो कर लिया, मेंस में जाके आप लोग अटक जाओगे, बिकॉज आपने कनेक्ट नहीं किया होगा इवेंट्स को, ठीक है। सो इस तरह से पढ़ेंगे, बहुत इजी होगा, बहुत आसानी से हम पढ़ सकेंगे। अलग अलग इवेंट्स करके, आइसोलेटेड इवेंट्स करके पढ़ोगे मुश्किल होगा, एक दिन पढ़ोगे दूसरे दिन सारा भूल जाएगा। तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, एंड दिस गोज फॉर एवरी सब्जेक्ट, कि आपने कम से कम 3 रिविजन्स करने हैं। बिफोर यू सिट इन योर एग्जामिनेशन यू शुड हैव कंप्लीटेड 1 रीडिंग एंड 3 रिविजन्स। पहली रीडिंग जब करोगे कुछ समझ नहीं आएगा, परेशान नहीं होना। पहली रीडिंग इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू योर सब्जेक्ट। और पहली रीडिंग किस चीज़ की होनी चाहिए आपकी?
एनसीईआरटीज, इस पे अभी आएंगे कौन सी पढ़नी है आपने। पहली रीडिंग इसकी, पहली रीडिंग में समझना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यू विल बी इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ टू अ सब्जेक्ट। हालांकि ये चीज़ आपने स्कूल में पढ़ी होगी, सब पढ़ते हैं यही किताबें, ठीक है। इंडिया में अगर कोई सबसे आसान किताब लिखी गई है वो एनसीईआरटी है, बिकॉज एनसीईआरटी लिखी जाती है किसके लिए, हिंदुस्तान के सबसे गरीब स्कूल के सबसे नालायक स्टूडेंट के लिए। उसको अगर ये समझ आ जाए यानी किसी को भी समझ आ सकती है, ठीक है। एनसीईआरटीज़ की पहली रीडिंग, यू विल बी इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ टू द सब्जेक्ट, और आप देखो कि हाँ ये चीज़ें हमने पढ़नी है। व्हेन यू सिट डाउन फॉर द फर्स्ट रिविजन, वहाँ से आपका टास्क शुरू होता है। वहाँ से आपका टास्क क्या है, आपको अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स किस तरह से बनाओगे, यू विल मार्क डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप उस पर पढ़ रहे हो, वो फिर आप बुक टैग्स लगाओ, अलग से नोटबुक बनाओ, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता है वैसा आप करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रिवीजन 10% समझ आएगा, सेकंड रिवीजन यू विल बी कंप्लीटिंग योर सब्जेक्ट, और थर्ड रिवीजन इज जस्ट टू रिफ्रेश योर पॉइंट्स। 3 रिवीजन, उसके बाद आप सारे यहाँ पे खड़े होकर हिस्ट्री तोते की तरह सुनाओगे। 3 रिवीजन नहीं करोगे तो अटक जाओगे, ठीक है। और साथ ही साथ एक और चीज़ याद रखो, अपना रीडिंग, खैर आप लोग काफ़ी टाइम से अगर पढ़ भी रहे हो ये चीज़ आप लोगों को पता होगी, अपना स्टडी पैटर्न समझो। अपनी बॉडी का स्टडी पैटर्न कैसे समझना है, अभी तक कॉलेज के लेवल तक हमारी बॉडी एक पैटर्न बना लेती है। मैं रात को पढ़ सकता हूँ या मैं दिन को पढ़ सकता हूँ, ये मेरी बॉडी को एक पैटर्न बन चुका होता है। कोई लोग, कुछ स्टूडेंट्स रात को बैठ के पढ़ते हैं, उनकी 10 बजे बैटरी चार्ज हो जाती है रात के, वो सुबह 2-3 बजे तक बैठ के पढ़ते हैं। अगर आप वो करते हो उसी को कंटिन्यू करो। कोई स्टूडेंट है जो सुबह 4 बजे फ्रेश होता है एंड ही कैन सिट डाउन अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्टडी, अगर आप वो कर रहे हो आप वही कंटिन्यू करो। इस स्टेज पे चैलेंज मत करो अपने आप को, क्वालिफाई हो जाओ फिर चैलेंज करते रहना सारी उम्र अपनी बॉडी को, वो आसान है। लेकिन इस स्टेज पे चैलेंज नहीं करना, इस स्टेज पे अपने बॉडी के क्लॉक के हिसाब से ही अपनी पढ़ाई का शेड्यूल बनाओ, ताकि ऐसा ना हो कि आप किताब खोलो और नींद आ जाए। वो नहीं होना चाहिए। और वो सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में होता है, हिस्ट्री में। नींद आना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए उस नींद को भगाना है बाय स्टडिंग दिस इन योर फ्रेशेस्ट आवर्स जो होंगे आपकी पढ़ाई के, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अब ये तो हो गया कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। अब सवाल आता है कि पढ़ना कहाँ से है, कौन सी किताबें पढ़नी है आपने। सो आपका रीडिंग मटेरियल क्या होगा, आप लाएंगे 11th एंड 12th की ओल्ड एनसीईआरटी, इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ की ओल्ड एनसीईआरटी। 4 किताबें आएंगी आपके पास। कौन कौन सी, एक होगी एंशिएंट इंडिया की, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, और साथ ही साथ वर्ल्ड हिस्ट्री की भी, क्योंकि हमें खाली इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़नी, हमें मेंस एग्जामिनेशन में कम से कम एक सवाल वर्ल्ड हिस्ट्री का भी आता है। बहुत बेसिक, लेकिन बेसिक तब होगा जब आप लोगों को उसके बारे में पता होगा, ठीक है। सो आपके पास पहली 3 किताबें कौन सी हैं, लिख सकते हो आप एनसीईआरटीज़ में। एंशिएंट इंडिया बाय आर.एस. शर्मा, आर.एस. शर्मा। मिडिवल बाय सतीश चंद्रा, मॉडर्न बिपिन चंद्रा। उसके बाद मॉडर्न की आप एक और लाएंगे। ये सारी किताबें पेज टू पेज नहीं पढ़नी है, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन, ठीक है, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की मॉडर्न इंडिया। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री बाय अर्जुन देव, ये भी एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी, याद रखना ओल्ड वर्जन। और फिर आप एक और चीज़ करेंगे, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक जो आपको हिस्ट्री में भी काम आएगी, जो आपको पॉलिटी में भी काम आएगी। कौन सी है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा एंड मृदुला मुखर्जी, ये 3-4 राइटर्स ने लिखी हुई है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस।
ये बुक भी, ये वाली बुक आपने पूरी पढ़नी है, ये पूरी पढ़नी है, ये पूरी पढ़नी है, ये वाली और ये वाली आपको सिलेक्टिव रीडिंग करनी है। इसमें आपको सारे पेज टू पेज नहीं पढ़ना है। इस बुक का सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, ये बुक आपको हेल्प करेगी हिस्ट्री में, ये बुक आपको हेल्प करेगी पॉलिटी में, ये बुक आपको हेल्प करेगी इकोनॉमिक्स में जहाँ पे इंडिया की प्लानिंग की बात आती है, ये बुक आपको हेल्प करेगी आईआर में। सो सिलेक्टिव रीडिंग करनी है इस बुक की, पेज टू पेज नहीं पढ़ना है, लेकिन यू शुड हैव दिस बुक, इट इज़ अ वेरी गुड बुक। एग्ज़ाम और नो एग्ज़ाम, ये बुक पढ़ने के बाद इंसान का नॉलेज का लेवल बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 किताबें हैं आपकी, ये आप लाएंगे। हमें किताबें कलेक्ट करके शो पीस नहीं बनाना है, उनको यूज़ भी करना है। यूज़ किस तरह से करेंगे, वी विल डिस्कस दिस थिंग इन द क्लासरूम। आप शुरू क्या करेंगे, वंस यू गो बैक होम, आप ये कम से कम एटलीस्ट ये बुक आज ही लाओ एंड पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू स्टडी। आपकी बेस तैयार होगी जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तीनों एनसीईआरटीज़ पढ़ ली आपने, तब आप एग्ज़ाम में बैठने के लायक हो जाओगे। पास होने की गारंटी नहीं है, एग्ज़ाम में बैठने के लायक होगे। फिर उसको सप्लीमेंट करेंगे किससे, क्लासरूम के साथ। क्लासरूम के साथ उसको सप्लीमेंट करेंगे किससे, आपके रिविजन से। रिविजन करने के बाद फिर गारंटी मैं कुछ लोगों की दूंगा, सबकी तब भी नहीं दूंगा, कुछ ही लोगों की गारंटी दे सकता हूँ कि आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू। मैं यहाँ पे कुछ भी बोलूँ, आप जब तक नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी चमत्कार नहीं हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन यू। फर्स्ट रीडिंग एंड 3 रिविजन्स आप कंप्लीट करो, तब आप किसी लायक हो जाओगे, ठीक है। दिस इज़ द बैकग्राउंड दैट यू शुड नो अबाउट द सब्जेक्ट। के पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। समझ आया इकरा, पढ़ोगे, ठीक है। सो दिस वाज किस तरह से पढ़ना है। अब बेसिक इंट्रो करते हैं सब्जेक्ट का। ये लिख लिया बुक्स का नाम सबने। सो नाउ अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है। सो हमारा जो सब्जेक्ट है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 phases: एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। 3 phases में हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। अब ये डिवीजन हमने किस बेसिस पे किया है, दिस डिपेंड्स अपॉन द हिस्टोरियंस जिन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है इनटू मल्टीपल फेजेस। ये एक बहुत ही बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है कि ये डिवीजन क्या सही है या गलत है। अगर हम इसके कोर पे जाएं तो दिस डिवीजन हैज़ बीन डन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस। इंडिया में मॉडर्न पीरियड में हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम किया है किसने, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने, यूरोपियन हिस्टोरियंस ने। लेकिन उनकी हिस्ट्री को डिफाइन करने का तरीका थोड़ा सा गलत था। गलत इन द सेंस वो कॉलोनियल माइंडसेट से कर रहे थे। कॉलोनियल माइंडसेट से क्या कर रहे थे वो, दे वर ट्राइंग टू जस्टिफाई द कॉलोनियलिज्म डन बाय द यूरोपियंस। जस्टिफिकेशन के हिसाब से वो एशिया की या ओरिएंटल हिस्ट्री को डिवाइड कर रहे थे, सो दैट वो लोगों को ये समझा सकें कि भाई दिस कॉलोनियलिज्म इज गुड फॉर द कॉलोनीज। ये जस्टिफिकेशन देने के चक्करों में उन्होंने क्या किया, इंडिया की हिस्ट्री को भी डिवाइड किया हुआ है। किस तरह से, 3 phases में, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। रफली देखें तो हिस्टोरियंस, ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैव डन इट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के हिसाब से किया है। इसीलिए व्हेन वी लुक एट मॉडर्न हिस्टोरियंस, अब जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं, जो इंडिया के ही हैं, जिनका कॉलोनियलिज्म से कोई लेना देना नहीं है, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के हिस्टोरियंस है, दे से कि भाई ये एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न कैन नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ religion. It has to be done on the basis of social concepts. Social concepts के basis पे करना चाहिए, because society change हो रही है, society is transforming, society is changing from one aspect to the other aspect. उस basis पे अगर हम करें तो हमें उस पे जाना चाहिए, religion के basis पे हम नहीं कर सकते हैं। ये है modern aspect of
डिवाइडिंग हिस्ट्री इनटू डिफरेंट फेजेस। अब अगर हम इन फेजेस की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ना है? वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड से हमने स्टार्ट करना है, विच मीन्स हमें स्टार्ट करना है आपके ओल्ड स्टोन एज से। ओल्ड स्टोन एज से हम स्टार्ट करेंगे। हमारा ओल्ड स्टोन एज इज ऑल्सो नोन एज पेलियोलिथिक एज। ये वो एज है कौन सी वाली? जहां पे वो अर्ली मैन है, पत्ते बांध के बाहर निकलता है, नेचुरल केव्स में रहता है, दिन को जाता है क्या करने? हंटिंग करने, शाम को आता है वही लेके आता है, खाता है, सो जाता है। उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उसको अपने लिए खाना सिक्योर करना है, उसको कोई और ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पीसफुली लाइफ जी रहा है वो। द ओनली थिंग दैट ही इज़ लुकिंग फॉर इज़ फूड, और कोई टेंशन उसकी लाइफ में एग्जामिनेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, मस्त ज़िंदगी जी रहा है। कौन सी? पेलियोलिथिक। और यहाँ पे हम देखते हैं फ्रॉम दिस पेलियोलिथिक हमारा एंशिएंट पीरियड स्टार्ट होता है। उसके बाद आती है हमारे पास मीसोलिथिक। ये अभी अलग से चार्ट बनाएंगे, अभी सुन लो पहले। मीसोलिथिक ये है ओल्ड स्टोन एज, दिस इज स्टोन एज। उसके बाद आती है हमारी नियोलिथिक यानी न्यू स्टोन एज। अब हम ये सारे फेजेस को डिवाइड किस पे कर रहे हैं? वी आर डिवाइडिंग दीज फेजेस ऑन द बेसिस ऑफ द टूल्स दैट वी आर यूजिंग। किस तरह के टूल्स हम यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम इसको डिवाइड करें। यहाँ पे हमारे पास बेसिक मटेरियल फॉर बिल्डिंग टूल्स इज स्टोन्स, इसीलिए हम इसको स्टोन एज कहते हैं। अगर कोई और होता हम इसको किसी और नाम से बुलाते। यहाँ पे सब कुछ करने के लिए जो भी एक्टिविटी इंसान कर रहा है उसमें जो टूल्स यूज हो रहे हैं दे आर मेड अप ऑफ स्टोन्स। इसीलिए हम देखते हैं इस पूरे फेज में जितनी भी हमें साइट्स मिलती हैं वो पेलियोलिथिक हो या नियोलिथिक हो, वो हमें दो जगहों पे मिलती हैं। या वो मिलेंगी कहाँ पे? नियर द माउंटेन्स और नियर द रिवर्स, बिकॉज यही दो सोर्सेज हैं हमारे किस चीज़ के? जो हमारे टूल्स का रॉ मटेरियल है। यानी स्टोन्स जहाँ पे मिलेंगे इंसान भी वहीं पे रहना पसंद करेगा, सो दैट ही हैज़ ईजी एक्सेस टू हिज रिसोर्स, ईजी एक्सेस टू द रॉ मटेरियल यू रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग दीज, मेकिंग दीज टूल्स। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं देर इज़ अ चेंज इन द रॉ मटेरियल, देर इज़ अ चेंज इन द टूल्स। और किस तरह से चेंज आएगी? अब हम देखेंगे एक नई एज, चाल्कोलिथिक एज। और चाल्कोलिथिक में और इसमें क्या डिफरेंस है? द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे हमारे पास स्टोन्स के साथ साथ अब क्या है? कॉपर। अब हमने कॉपर टूल्स भी बनाना शुरू कर दिया है। सो वी हैव चाल्कोलिथिक एज जहाँ पे अलॉन्ग विद स्टोन्स वी आर यूजिंग कॉपर टूल्स। ठीक है, ये है हमारा स्टोन एज का फेज। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था हमने क्या करना है? वी हैव टू स्टडी द पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, डिक्लाइन, करेंसी, ये चीज़ें हमने पढ़नी है। अब आप लोग बताओ विदाउट गोइंग इनटू हिस्ट्री, जनरल लॉजिक के हिसाब से बताना। अगर हम पेलियोलिथिक की बात करें, यहाँ पे पॉलिटी क्या होगी? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा? कुछ भी नहीं। सो वी डू नॉट हैव पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमी क्या होगी? डू वी हैव एनी कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी? इकोनॉमी नहीं है। अच्छा, सोसाइटी क्या है? सोसाइटी पेलियोलिथिक में लॉजिक पे बताना। कुछ है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? बिल्कुल थोड़ा सा है। सोसाइटी का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट क्या है? डू वी हैव एनी आइडिया अबाउट रिलीजन? नो, इंसान अभी उतने लेवल पे पहुंचा ही नहीं है। डू वी हैव एनी कंसिडरेशन के स्टेटस ऑफ विमेन क्या था या क्या नहीं था? कुछ भी नहीं। सो हमारे 3 एरियाज यहीं पे कट गए, है ना। अब हमने अगेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक ही बताना। पेलियोलिथिक में फिर क्या पढ़ना है हमने? करेंसी है? कोई सिस्टम ही नहीं है। आपको जाना है जंगल में, अपने लिए खाना लाना है।
और आपकी रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है। सो इसमें हम क्या पढ़ेंगे अब अपने लॉजिक से बताओ। टूल्स, आर्ट एंड आर्किटेक्चर है नहीं, इंसान जी रहा है नेचुरल केव्स में। इंसान हम देखेंगे लेटर फेजेस में उसको थोड़ा सा दिमाग में आ रहा है मैं इन दीवारों पे रंग करूं, तो वो करेगा थोड़ी सी क्रूड पेंटिंग्स, ठीक है। इस फेज में हम क्या कर रहे हैं, टूल्स, किस तरह के टूल्स हैं। इस फेज में हम क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। दो चीजें हमने इस पूरे फेज में पढ़नी है, क्या, टूल्स और किस तरह से ह्यूमन बीइंग फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर डेवलप हो रहा है, किस स्टेज में एग्रीकल्चर आ रहा है, किस स्टेज में डोमेस्टिकेशन हो रही है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमने पढ़नी है। अब मुझे बताओ, बिना पढ़े आपने 4-5 चीज़ें स्टोन एज की खुद बता दी, आसान है। अब लॉजिक से सोचना है, हिस्ट्री लॉजिक से पढ़नी है। इट्स अ वेरी साइंटिफिक मैकेनिज्म ऑफ स्टडीइंग हिस्ट्री। अभी तक जब हमने स्टार्ट किया आपको शायद पेलियोलिथिक पढ़ के लगा होगा पता नहीं इसमें क्या पढ़ना है, कुछ अलग ही लेवल की नॉलेज पढ़नी होगी। लेकिन व्हेन वी ब्रोक दिस डाउन, आपने 10 सवालों में से 8 के जवाब अपने लॉजिक से ही दे दिए, ठीक है। सो नाउ इज इट इजी टू डू, आसानी से हो सकता है। अब हमारा काम क्या है, हमारे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वी हैव टू स्टडी अबाउट दीज 3 थिंग्स, ठीक है। और ये बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद चाल्कोलिथिक से आगे चलते हैं। हमने देखना है फिर क्या, फिर हम देखेंगे सोसाइटीज डेवलप हो रही हैं यहाँ से। फ्रॉम दिस फेज वी विल सी सोसाइटीज डेवलपिंग, और इसमें सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो हम देखेंगे दैट वुड बी फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाउ लुक एट द टर्मिनोलॉजी, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं पेलियोलिथिक एज, यहाँ पे हम कर रहे हैं नियोलिथिक एज। जब हम चाल्कोलिथिक पे आएंगे हम इसको चाल्कोलिथिक कल्चर्स बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से हम देखते हैं थोड़े से सोशल कंसेप्ट जो है इस्टेब्लिश हो रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, वी आर यूजिंग द टर्म सिविलाइजेशन। वाई, बोलो महापारा, जस्टिफाई करो अपनी डिग्री को, बताओ। बिल्डिंग जो बन रहे हम बना रहे हैं उसमें भी थोड़ा चेंज आ रहा है। और यू आर मिसिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप भूल रहे हो। अब सुनो। सो फ्रॉम चाल्कोलिथिक वी आर यूजिंग द टर्म कल्चर्स। क्यों, बिकॉज जब हम चाल्कोलिथिक पीरियड को पढ़ेंगे वी विल सी नाउ द मैन इज लिविंग इन रूरल सेटलमेंट्स, ठीक है। अब वो केव्स, यहाँ तक केव्स थी, केव्स छोड़ के अब वो मिट्टी के घरों में रहना शुरू हो गया है। और मिट्टी के घरों में रहने के साथ साथ एक बेसिक फॉर्म ऑफ सोसाइटी डेवलप होती हम यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखते हैं, हमारे पास कल्चर को लेके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, जो इसको एक सिविलाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे, उनको बिल्ड होता हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं आपका कल्चर क्या है, बताओ अपने कल्चर का कोई एक एस्पेक्ट आप बताओ। हाँ जी, फेरन, यानी यू आर टॉकिंग अबाउट सम डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथिंग। आप बताओ कुछ। फूड, आप अपने फूड को डिफाइन कर रहे हो, आप अपने पहनावे को डिफाइन कर रहे हो, आप बताओ कुछ। हाँ जी, लैंग्वेज, सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, हमारी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है। जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखते हैं, सिविलाइजेशन होने का सबसे बड़ा एस्पेक्ट क्या है, दैट यू हैव अ लैंग्वेज एंड अ स्क्रिप्ट। यानी आप खाली स्पोकन लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे हो, आप उसको लिख भी रहे हो। ये एक सिविलाइजेशन होने का सबसे बड़ा एस्पेक्ट है, दैट यू हैव अ लैंग्वेज एज वेल एज अ स्क्रिप्ट। जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखते हैं, वी सी दैट दे हैड अ लैंग्वेज, दे ऑल्सो हैड अ स्क्रिप्ट, जो हमने अभी तक डिसाइफर नहीं किया है। दिस इज द ओनली लैंग्वेज एंड द स्क्रिप्ट जो हमने एंशिएंट पीरियड की अभी तक डिसाइफर
नहीं की हुई है। इसके बाद आता है आपका वैदिक पीरियड। टाइम पीरियड के हिसाब से ये इसके बाद आता है, लेकिन इसको मैंने वैदिक सिविलाइजेशन नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? बिकॉज जब हम यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिशन देखते हैं हमारे पास ये गायब हो जाता है। संस्कृत लैंग्वेज ज़रूर है, लेकिन वी डू नॉट सी एनी स्क्रिप्ट इन दिस वैदिक पीरियड। इस तरह से इंसान डेवलप करता आ रहा है। और पोस्ट वैदिक पीरियड में हम देखेंगे किस तरह से जो ये एक रूरल सेटलमेंट्स यहाँ से शुरू हुई थी, वो चलते 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 कैसे एक किंगडम बनेगी, और ये किंगडम कैसे एक एम्पायर बनेगी। ठीक है, ये हमने इस पूरे फेज में देखना है। ठीक है, और फिर यही एम्पायर कौन सी एम्पायर होगी, उस एम्पायर का डिक्लाइन, उस एम्पायर का, यानी मौर्यन एम्पायर की बात कर रहा हूं, मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन, फिर पोस्ट मौर्यन पीरियड, और फाइनली गुप्तास पे जाके हम कंक्लूड करेंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी इन आवर एंशिएंट पीरियड। उसके बाद मिडिवल रफली बता देता हूं, अभी हम बहुत दूर हैं वहां से। मिडिवल में हमने स्टार्ट करना है फ्रॉम 800 एडी। 800 एडी से हम शुरू करेंगे मिडिवल पीरियड। और मिडिवल पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका कौन सा आता है? दिल्ली सल्तनत वाला। दिल्ली सल्तनत से प्री दिल्ली सल्तनत पोर्शन थोड़ा सा, उसके बाद दिल्ली सल्तनत एज वेल एज द मुगल एम्पायर। ये है हमारा मिडिवल पोर्शन। ठीक है, और मॉडर्न पोर्शन हमारा हिस्ट्री का शुरू होता है विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल, फ्रीडम स्ट्रगल, इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये हमने पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, दिस इज रफली योर सिलेबस फॉर प्रीलिम्स। और मेंस में जब हम जाएंगे हमें इसमें ऐड ऑन क्या करना है? वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में जनरली हमें एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखें, वी विल नॉट इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इनटू इट, बिकॉज यूपीएससी या तो मैक्सिमम एक सवाल पूछता है या कभी कभी वो भी नहीं पूछता है। सो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम क्या करने वाले हैं? वी विल स्टडी स्पेसिफिक इवेंट्स, फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये कुछ 10-15 टॉपिक्स हैं जो हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, जो आपकी इस बुक से, जिसका नाम क्या था? अर्जुन देव, ये आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत स्पेसिफिक है, इसलिए हम, जैसे अभी हमने ये एक पेलियोलिथिक का छोटा सा एक क्रैक किया यहाँ पे क्लास में, इसी तरह से हम हर टॉपिक को, हर पोर्शन को इसी तरह से क्रैक करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? बोर हो गए? अब हम एंशिएंट हिस्ट्री का एक चार्ट बना लेते हैं विद टाइम पीरियड। अब जनरली मुझे लगता है अभी तक, क्योंकि आपने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, बट जो आज पहली बार हमारी क्लास में बैठे हुए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए? वाइट पेज वाली नोटबुक लानी चाहिए विदाउट रूल, बिकॉज आपने मेंस में इस वाइट पेज पे लिखना है। ठीक है, और तब तक आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए इस वाइट पेज पे लिखने की। ऐसा नहीं करना कि मेंस में एक लाइन ऐसे जा रही होगी, दूसरी ऐसी लिखोगे, तीसरी ऐसी लिखोगे। ये पहाड़ का रास्ता बनाया तो ज़ीरो भी नहीं मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, सो प्रैक्टिस करने के लिए मेक श्योर आप अभी जितने भी नोट्स बना रहे हो वाइट शीट्स पे बनाओ। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम प्रैक्टिस के बेसिस पे पास होता है। अगर नॉलेज के बेसिस पे पास होता तो काफ़ी लोग क्वालिफाई हो गए होते। ठीक है, सो अब वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक इन्फॉर्मेशन इन द एंशिएंट पीरियड। और बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले वी विल पुट ऑन अ चार्ट विद टाइम पीरियड। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखते हैं एज का नाम, इसके आगे लिखेंगे यहाँ पे इसका टाइम पीरियड। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करें। सो सबसे पहले आती है आपकी पेलियोलिथिक एज। ठीक है, पेलियोलिथिक एज ये आती है आपकी, थोड़ा इसको आगे बनाते हैं।
सो पेलियोलिथिक एज आपकी आती है फ्रॉम 5 लाख BC टू 10,000 BC, ठीक है। और आप लोगों को एक और चीज़ करनी है, स्पीड अपने लिखने की थोड़ी सी अच्छी रखनी है, बिकॉज जिस हिसाब का हमें मटेरियल लिखना है 2-4 किताबें तो आप ऐसी कॉपी पे लिख ही लोगे। सो फ्रॉम 5 लाख BC टू 10,000 BC पेलियोलिथिक इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। पहला आपका आता है अर्ली, ठीक है, अर्ली और लोअर पेलियोलिथिक, अर्ली और लोअर पेलियोलिथिक। ये आता है आपका 5 लाख BC से कहाँ तक, 50,000। ये बंद क्यों हो गया AC? हाँ, so middle Paleolithic is 50,000 to 40,000 and upper Paleolithic is 40,000 to 10,000 BC। इसके बाद AC ऑन करो, ठीक है। सबसे पहली एज हमारी ये थी, इसके बाद अब आएगी हमारी मीसोलिथिक, मीसोलिथिक एज। इसका टाइम पीरियड क्या है, नाइन थाउजेंड टू अब एक चीज़ याद रखना, ये जितनी भी हम डेट्स लिख रहे हैं दीज आर अप्रॉक्सीमेट डेट्स और ये टाइम पीरियड्स हैं, स्पेसिफिक डेट्स नहीं है। आपको कहीं पे 40,000 मिलेगा किसी बुक में, किसी बुक में 39,000 मिलेगा, किसी में 41,000, कहीं कहीं पे यहाँ पे 9,000 से 7,000 मिलेगा। द पर्पज इज यू हैव टू अंडरस्टैंड टाइम पीरियड। ये डिफरेंसेस क्यों है, बिकॉज जब हम इंडिया को देखते हैं ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में ये इसी तरह से चेन की तरह चल रहा है। नॉर्थ में अगर अपर पेलियोलिथिक है, ऐसा हो सकता है ईस्टर्न साइड पे इंडिया में मीसोलिथिक ऑलरेडी आ गई होगी। सो ये एक साथ पूरी कंट्री में नहीं चल रहा है, ये अलग अलग पोर्शंस में अलग अलग एजेस चल रही हैं। इसीलिए ये जो भी डेट्स हम लिखते हैं दीज आर अप्रॉक्सीमेट डेट्स, दीज आर नॉट एग्जैक्ट डेट्स। 326 BC तक हमारे पास कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। क्यों नहीं है, वो 326 BC पे पहुंच के बात करेंगे, ठीक है। मीसोलिथिक के बाद आता है हमारा थर्ड नियोलिथिक। नियोलिथिक एज, दिस इज ठीक है, लिख लिया, रब करूं।
उसके बाद आती है हमारे पास एज नंबर 4, चालकोलिथिक। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1800 से 1000 BC। ठीक है। नंबर 5 इज आयरन एज। ये स्टार्ट होती है 1000 BC में और ये कब तक चलेगी? ये कब तक कंटिन्यू होगी आयरन एज? कोई रफली कुछ तुक्का उक्का लगा दो। दिस इज 1000 BC ऑनवर्ड्स। अभी मैंने आपको क्या बोला था? हम एज को किसके बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स, यानी उस टाइम की जो टूल्स या उस टाइम की जो इंडस्ट्री है या उस टाइम की जो मशीनरी है वो किस चीज़ की बनी है, उसके बेसिस पे हम उसको डिफाइन करें। आज हम किस पे बनाते हैं अपने टूल्स? किसकी मशीनरी बनती है? आयरन या आयरन का ही प्रोडक्ट हो, स्टील हो, स्टेनलेस स्टील हो। इसीलिए 1000 BC ऑनवर्ड्स हमारा आयरन एज, इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। हम अभी भी आयरन एज में चल रहे हैं। और इसी के साथ आयरन एज के साथ साथ आएगी आपकी एक मेगालिथिक एज। इस एज का स्पेसिफिक क्या है? ये साउदर्न इंडिया में मिलती है हमें स्पेसिफिकली, एंड दिस इज ऑल्सो अराउंड 1000 BC। सो याद रखना, मेगालिथिक एज इज स्पेसिफिकली फॉर साउदर्न इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये हमें मिलती है कहाँ से? 2900 BC टू 1700 BC। 2900 BC टू 1700 BC। यहाँ तक जब हम डिफाइन कर रहे थे, वी वर स्पेसिफिकली टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ द टूल इंडस्ट्री। लेकिन जब हम IVC पे आते हैं, हालांकि हम वापस जा रहे हैं एज में थोड़ा सा पीछे, यहाँ पे हम टूल्स के साथ साथ और क्या देख रहे हैं? द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट के हिसाब से देख रहे हैं। इसीलिए हम 6 के बाद 7 में 1000 के आगे जाने के बजाय वापस आ गए हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं इंसान की डेवलपमेंट भी साथ साथ कैसे हो रही है। सो IVC के बाद आएगी हमारे पास वैदिक एज। वैदिक एज आती है हमारे पास 1500 BC टू 600 BC। लिखा। उसके बाद नेक्स्ट इज प्री मौर्यन। प्री मौर्यन एज ये है 6th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी BC। फ्रॉम 6th सेंचुरी BC टू 4th सेंचुरी BC। क्लियर? फिर आती है हमारे पास मौर्यन एज। मौर्यन एज, अब देखो, लुक एट द डिफरेंस ऑफ डेट्स। क्या डिफरेंस लगा आपको? ये जो हमने लिखा, ये जो लिखा और ये जो लिखा, क्या है? पैटर्न में कुछ डिफरेंस है? क्या पैटर्न में डिफरेंस है? अब हम एग्जैक्ट डेट्स लिख रहे हैं। क्यों? मैंने आपको बोला था 326 BC के बाद हमारे पास एग्जैक्ट डेट्स आना शुरू हो गई थी। इसीलिए यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं? मौर्यन एज में
एग्जैक्ट डेट्स लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, मेसोपोटामियन वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हाँ, वी जब हम यहाँ पे बात करें ना, ये जो एजेस को हम डिफाइन कर रहे हैं, ये एरिया स्पेसिफिक है, हम खाली इंडिया की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो डेवलपमेंट इंडिया में जिस फेज़ में हो रही है वो पूरी दुनिया में उसी फेज़ में हो रही है, पूरी दुनिया में वो किसी अलग फेज़ में हो रही होगी। अब आज अमेरिका में कोई डेवलपमेंट होती है, उससे विद इन सेकेंड्स आप इंडिया में देखते हो, लेकिन इस टाइम पे कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है। सो जो मेसोपोटामिया में डेवलपमेंट होगी उसको हिंदुस्तान आते आते कई साल लग जाएंगे। विद इन इंडिया भी हम देखते हैं, ये देखो फॉर एग्जाम्पल ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। अब ब्रॉन्ज आप लोगों को पता है बनता है दो मेटल्स को मिला के, कौन सा, कॉपर एंड टिन। ये है एज, इसका टाइम पीरियड देखो 2900 टू 1700, लेकिन चाल्कोलिथिक टाइम पीरियड के हिसाब से इसके बाद आता है, वहाँ पे हमें खाली कॉपर मिलता है। सो विद इन इंडिया ऑल्सो डेवलपमेंट्स अलग अलग जगहों पे अलग अलग लेवल्स पे हैं। हम हर पोर्शन को मैच नहीं कर सकते दूसरे एरिया के साथ, नॉर्थ को साउथ के साथ नहीं कर सकते, साउथ को ईस्ट के साथ नहीं कर सकते, ये हम अलग अलग पॉकेट्स में पढ़ते हैं। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाल्कोलिथिक कल्चर्स ये नेबर्स हैं, बिल्कुल साथ में सटे हुए हैं, लेकिन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में बहुत डिफरेंस है दोनों में। सो व्हाट इज हैपनिंग इन वन एज इन अ स्पेसिफिक एरिया डज नॉट मीन दैट इट इज हैपनिंग इन द अदर एरिया ऑल्सो इन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड, वो किसी और टाइम पीरियड में भी हो सकता है। हमें मेगालिथ्स मिलते हैं साउथ इंडिया में एक्सट्रीमली, और हमें कहीं कहीं नॉर्थ में भी एक दो मिलते हैं। हमें पिट बरियल्स नियोलिथिक में कहीं नहीं मिलते हैं, सिर्फ कश्मीर में मिलते हैं हमें, पिट ड्वेलिंग सॉरी। ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, एरिया स्पेसिफिक हैं ये, इसलिए हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद मौर्यन एज के बाद आएगा हमारे पास पोस्ट मौर्यन। पोस्ट मौर्यन पीरियड, इसका टाइम पीरियड क्या है, 200 BC टू 300 AD। BC टू 300 AD। उसके बाद गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड 4th century AD टू 6th century AD। और इसके बाद लास्ट में लिखेंगे हम एज ऑफ हर्षा। ठीक है, एज ऑफ हर्षा। और इसी टाइम पीरियड में हम लिखेंगे नेक्स्ट लिखोगे आप द चालुक्याज एंड द पल्लवाज। द चालुक्याज एंड पल्लवाज इन साउथ इंडिया